हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट मॉड्यूल ऑफ टीओसी, दैट इज कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थियोरी। ये थियोरी इसके नाम में, ये पूरा चैप्टर थियोरी के ऊपर ही आपको पूछा जाएगा इन एग्जाम। ऑल्सो जब आप जाओगे तो आपको इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब थियोरी बेस्ड होंगे। आंसर्स लिखो एंड ऑल। 10-20 मार्क्स की चीज़ें है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वाले सेशन में भी आपको कहा था कि आप डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल, सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल को छोड़ दो, हम क्या करेंगे 6th मॉड्यूल के अंदर से करेंगे। तो वो चीज़ को अभी आपको स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसा होगा पता है? डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के बारे में थ्योरी लिखो, या फिर डिफरेंस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिखो, सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल के बारे में। वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, डिसाइडेबल, जब मैं डिसाइडेबल कह रही हूँ दैट मीन्स आई एम एबल टू डिसाइड, आई एम एबल टू प्रेडिक्ट, आई एम एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो मेरे वो टर्म से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं या कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो डिसाइडेबल इज ओनली सॉल्वेबल, सॉल्वेबल इज डिसाइडेबल, बस नाम थोड़े से चेंजेस है। यहाँ पे देखो, डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स, जिसे हम कंप्यूट कर सकते हैं हमारे चीज कंप्यूटेशन थ्योरी से। इज वन फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट हॉल्ट्स ऑन एवरी इनपुट। हमारे पास ढेर सारे इनपुट है, वो क्या करेगा, हॉल्ट करेगा उसके ऊपर और डिसाइड करेगा वेदर द इनपुट इज गेटिंग एक्सेप्टेड और गेटिंग रिजेक्टेड। नाउ वी हैव लैंग्वेज की कुछ कंडीशंस होती है, राइट। तो वो कंडीशन हर एक इनपुट के ऊपर वो रुकेगा, बट वो वहाँ पे रुक के ये बताने की कोशिश करेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग या ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। दैट इज व्हाट डिसाइडेबल प्रॉब्लम सेज। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डिसाइडेबल इफ देयर एग्जिस्ट एवरी इनपुट w इज रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, राइट। तो अगर कोई स्ट्रिंग belongs to language, L stands for language, this is the belongs to sign. So if any string belongs to the language, that means it will halt on it and say that it is getting accepted, or else what it will do, अगर वो belong नहीं करता है वो क्या करेगा, मशीन directly rejects that particular string और उसे कहता है कि भाई सब ये मेरे लैंग्वेज के अंदर नहीं आने वाली है, इसे एलिमिनेट कर दो, इट इज़ नॉट गोना बी इन माई सेट ऑफ लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज की कंडीशन। नेक्स्ट, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। अनडिसाइडेबल मीन्स जो चीज़ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हम कंक्लूजन नहीं ला पा रहे, जिसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर अल्गोरिथमिक फ्लो नहीं है, प्रॉपर स्टेप नहीं फॉलो कर सकते, वो चीज़ें क्या हो जाती है, अनडिसाइडेबल के अंदर आ जाती है। अब ये जो अनडिसाइडेबल वाली चीज़ें हैं इसे हम अनसॉल्वेबल भी कहते हैं। अनसॉल्वेबल यानी अगेन समथिंग दैट इज नॉट सॉल्वेबल, राइट। एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इज वन फॉर विच द ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट डिसाइड द प्रॉब्लम। वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसे वो नहीं करेक्टली सॉल्व कर पाता है। नो अल्गोरिदम्स कैन ऑलवेज गिव अ करेक्ट येस और नो आंसर। कोई ऐसा अल्गोरिदम नहीं है जो उसे आंसर, वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा, या फिर आप कहना चाहो कि उसके अंदर कोई स्टेप नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं है कि हाँ हमें पता चले इतने स्टेप्स कर दो तो आंसर आ जाएगा, इतने टाइम के बाद आपको आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। We cannot construct an algorithm that can answer the problem correctly in finite time. Very important statement. algorithm नहीं है और finite time के अंदर नहीं है. It is going to take बहुत ज़्यादा time या फिर infinite time, उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होने वाली है। तो this problem may be partially decidable. इसे partially आप decidable कर सकते हो, but ये बोल दो कि थोड़ी देर के बाद fully decidable problem हो जाएगा, तो no, it cannot. वो partially हो सकता है, आधा हो जाएगा, आधा नहीं होगा, बट वो कंप्लीटली डिसाइडेबल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, चर्च ट्यूरिंग थीसिस। अब ये बस एक कॉन्सेप्ट है, ये बस एक एग्जिस्टिंग थिंग है जिसे बोलते हैं ना हम फॉलो करते जाते हैं, दैट्स ऑल। आपको बस ये एक हाइपोथेसिस के जैसे पढ़ना होता है। अ चर्च ट्यूरिंग थीसिस इज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी थियोरी। ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं। स्टेटमेंट याद है ना, सारी चीज़ों को अज्यूम करते जाते हैं ब्लाइंडली। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रूफ नहीं है इसको लेके, लेकिन हम बस इसे फॉलो करते जाते हैं। इट कनेक्ट्स द आइडिया ऑफ अल्गोरिथमिक कंप्यूटेशन विद ट्यूरिंग मशीन। हम क्या करते हैं, कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें आगे आपको पता चलेगी। एनी फंक्शन विच कैन बी कंप्यूटेड बाय सम इफेक्टिव प्रोसीजर। व्हाट इज दिस इफेक्टिव प्रोसीजर? स्टेप्स। एक के बाद इसके बाद ये स्टेप करो, इसके बाद ये स्टेप करो, इसके बाद ये स्टेप करो। हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इफेक्टिव प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिथमिक मेथड दैट कैन बी कैरिड मैकेनिकली कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन।
ट्यूरिंग मशीन से भी हम उसे क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज, हमारा जो थीसिस है वो यही चीज़ कहता है यूजुअली एसेंशियली ट्यूरिंग मशीन कैप्चर्स ऑल द नोटेशंस ऑफ एल्गोरिथमिक कंप्यूटेशन. ये जो ट्यूरिंग मशीन है ना, भले इसको लास्ट में रखा है बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप हर एक चीज़ को ट्यूरिंग मशीन से इजीली सॉल्व कर पाते बिकॉज इट गिव्स यू मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यू कैन डू सम एक्शन, यू कैन रिप्लेस, यू कैन ट्राइवर्स, यू कैन रीड, राइट. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से. So that is what the fundamental it gives and that is what it makes it very important. नेक्स्ट क्या हो जाता है, अब ये देखो मैंने आपको बोला नॉट अ थियरम बट अ थीसिस. ये कोई थियरम नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस ये कि एग्जिस्टिंग थीसिस है जो हम फॉलो करते जाते हैं. दैट्स ऑल. हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली इसे फॉलो करते हैं. सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एक्सपीरियंस विद एल्गोरिथम. इसे हम क्या करते हैं, एविडेंस है हमारे पास कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होने वाला है. वी डोंट हैव एनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वी जस्ट फॉलो इट, वी जस्ट से कि हाँ ये ऐसा ही होने वाला है, राइट. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस प्रोवाइड्स अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेबल. अब हमारा बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ही अगर यही है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव अ फॉर्मल डेफिनेशन, राइट. फॉर्म्स द बेसिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. एक बेसिक बेस देता है हमें, ये एक बेसिक अप्रोच देता है कि हाँ एक प्रॉब्लम डिसाइडेबल है नहीं है, आप ये क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट करके आइडेंटिफाई कर सको. उसके लिए एक बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें देता है. Implication, any problem that cannot be solved by Turing machine is algorithmically unsolvable. बहुत सिंपल. कोई भी चीज़ अगर वो ट्यूरिंग मशीन से नहीं सॉल्व हो पा रही, दैट मीन्स इट इज़ अनसॉल्वेबल. एंड इफ समथिंग इज इनसॉल्वेबल, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम लग ही नहीं रहा फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. अगर मैं उसे रन कर रही हूँ तो वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है. दैट मीन्स इट इज़ इनसॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल. हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हमें पता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे. हॉल्टिंग प्रॉब्लम हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर देखा ना, क्या होता है बेसिकली, अगर वो कहीं पे हम हॉल्टिंग मशीन को जनरेट करते हैं, राइट. फिर अगर वो येस कह दिया मतलब वो एक्सेप्ट हो रहा है, नो कह दिया मतलब वो रिजेक्ट हो रहा है. एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम, रिवर्स हॉल्टिंग प्रॉब्लम भी हमने देखा था. नहीं देखा है तो एक बार जाके वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो. फिर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट. देखो इसके अंदर ना आपको यही सब कॉन्सेप्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. छोटी छोटी चीज़ें 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी. तो आपको बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और थियोरी आप खुद से भी लिख सकते हो, या फिर कोई आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर लोगे तो आपको वहाँ से थियोरी मिल जाएगी. पूरा थियोरी अगर मैं एक्सप्लेन करने चाहूँगी वही आप आंसर में लिखने वाले हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत बोरिंग सेशन हो जाएगा, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. Now the part of writing theory can be done by referring any sort of book, because आपको 10 मार्क्स के लिए कम से कम 3 पेज लिखने पड़ेंगे फॉर MU, फॉर पुणे यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वहाँ पे देखो आपको 6 या 8 मार्क के लिए आ रहा है, 5 मार्क के लिए आ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन डैट आपको क्या करना है, उतने पेजेस लिखने होते हैं. बट मिनिमम यू हैव टू राइट 2 पेजेस या 2+ पेजेस फॉर मैक्सिमम मार्क्स. ओके. नाउ रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, जिसे हम आरी कहते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ रेगुलर एक्सप्रेशन का आरी, दिस इज डिफरेंट. अ लैंग्वेज एल इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन एम सच दैट. अब देखो ये क्या कहता है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल, बहुत ईजी है. इफ अ लैंग्वेज सच दैट द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है हमारी, अगर वो मशीन से एक्सेप्ट हो रही है, इट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, अगर वो मशीन से एक्सेप्ट हो रही है, वही तो हम इतने देर से पढ़ते हैं. अगर कोई स्ट्रिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स द मशीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, राइट. वही चीज़ वो कह रहा है. इफ लैंग्वेज, जो पहला वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है. इफ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज द मशीन हॉल्ट्स एंड एक्सेप्ट्स, राइट. इफ स्ट्रिंग डजंट बिलोंग टू द लैंग्वेज द मशीन मे रिजेक्ट और लूप फॉर एवर. अब देखो मे रिजेक्ट भी कर सकता है कि हाँ भाई साहब तू निकल ही जा, या फिर लूप फॉर एवर में चला जाएगा, दैट इज नेवर एंडिंग प्रॉब्लम. बता ही नहीं पाएगा ना, हॉल्टिंग स्टेट में चला जाएगा, हॉल्टिंग प्रॉब्लम वाले स्टेट में चला जाएगा, बता ही नहीं पा रहा कि कहाँ जाना है हमें, आगे जाके कंक्लूजन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है. रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज एंड मे नॉट हेल्प ऑन दिस, नॉट सेम जो हमने ऊपर पढ़ा. हाँ, रिडक्टिबिलिटी. देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वही उसका कॉन्सेप्ट है, हम रिड्यूस कर पा रहे हैं. बट क्या, देखो यहाँ पे अ मेथड यूज्ड टू रिलेट, क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के साथ.
In such a way I can relate my problem to someone else's problem in such a way that if we can solve problem B, then we can also solve problem A by reducing A to B. Now what it is saying, अगर मेरे पास दो प्रॉब्लम्स है, लेट अस से प्रॉब्लम A एंड प्रॉब्लम B. Now I am saying there's a sort of relationship between them. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम जनरेट कर रहे हैं सच दैट अगर मैं प्रॉब्लम बी को सॉल्व कर सकती हूँ, अगर मैं किसी और के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरे खुद के प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के हिसाब से चेंजेस करके सॉल्व कर पाऊँगी. दैट इज़ व्हाट द स्टेटमेंट सेज. इफ़ प्रॉब्लम बी इज सॉल्वेबल, अगर मैं उसे सॉल्व कर पा रही हूँ, इफ इट इज़ हो गया, तो मैं क्या करूँगी, उसका इंस्पिरेशन लूँगी कि भाई साहब तूने कैसे किया, ये चीज़ को तुमने कैसे किया, क्या मॉडिफिकेशन की, क्या चेंजेस किया तो तुम ये सॉल्व कर पाए. वो चीज़ को मैं अडेप्ट करूँगी, रिड्यूस करूँगी एज इट इज़ बी के जैसे, एंड आई कैन सॉल्व इट. है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. दैट इज़ व्हाट इट सेज. आई कैन मॉडिफाई ईजीली. है ना. In simple words, we can say a problem A is reducible to problem B if we can convert any instance of A into instance of B. कोई भी एक इंस्टेंस ले लो A का, उसे चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू B which is already solved. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, A को भी सॉल्व कर पाओगे. है ना. Now what is the purpose, why do we actually follow it, हम क्यों ये चीज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं. यहाँ पे देखो, यूज टू प्रूव प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल. हमारे प्रॉब्लम्स अनडिसाइडेबल है, वो प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है. जैसे कि अगर मैं प्रॉब्लम बी को सॉल्व कर दी, लेकिन कितने भी प्रॉब्लम्स मैं ए में मॉडिफाई करे जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू बी, बट वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर. हेल्प्स क्लासीफाई प्रॉब्लम्स बाय रिलेटिव डिफिकल्टीज. हम सॉल्व कर पाते, हम लोग रिलेशनशिप रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. हेल्प शो that solving one problem automatically solves another problem. देखो ये तो भाई लाइफ का फंडा है. एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो सॉल्व कर सकता है, एक सम वो सॉल्व कर सकता है, तो मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ. इट गिव्स अ मोटिवेशन, इट गिव्स अ एस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग, हमें हेल्प करता है वो. नाउ पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. इट इज़ द क्लासिक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाय ईमेल पोस्ट. अब ये क्या कहता है, ईमेल पोस्ट जो बंदे हैं 1946 में इन्होंने ये चीज़ जनरेट की कि एक नॉन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जो हमारा फंडामेंटल है उसको लेके बेसिकली ये कहता क्या है, हमारे पास दो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, दो अल्फ़ाबेट्स है, ओवर द अल्फ़ाबेट्स ए है और बी, ए है और बी है. ठीक है. अब इनके पास कुछ हमारे पास स्ट्रिंग्स है. अब ये क्या करते हैं, A1 A2 A3 टिल AN विल बी विथ A, बी के पास क्या है B1 B2 टिल BN. ठीक है ना. हमारा गोल क्या होगा पता है, यहाँ पे फाइनली हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इन सच वे दैट फाइंड द सीक्वेंस ऑफ इंडाइसेस. हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इंडाइसेस 1 2 3 4, वो बताती हूँ कैसा होता है. I1 I2 टिल IK सच दैट व्हेन आई पेयर इट विथ हमारा ऊपर का A एंड B, तो इट शुड गिव अस AI1 AI2 till AIK will be equals to BI1 BI2 till BIK. मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर मैं इसमें से कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स की पेयरिंग कर दूँ, फिर भी अगर दोनों में बनाओ, फिर भी अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में आओ. हमने क्या बोला, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है 0 एंड 1. ठीक है. अब ये अल्फ़ाबेट्स के हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स बने. देखो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 1 0. हमने कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों को अज्यूम करते गए. ठीक है. हमने क्या किया, ये यूज़ करके A और B को जनरेट किया 0 1 0 1 और 0 1 0 1. ठीक है. स्ट्रिंग बन गई. अब वो स्ट्रिंग के साथ लेट अस गिव देम इंडाइसेस. इंडेक्स यानी इंडेक्स इज सिंगुलर, इंडाइसेस इज प्लूरल. 0 इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो. ठीक है. अगेन 1 2 3 फॉर बी. नाउ व्हाट आई सेड, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे. राइट. तो जब मैं ये नेमिंग करने के बाद ट्राई सीक्वेंस टू फाइंड द मैच,
हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे सीक्वेंस, तो कंकैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग्स को इन सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है, व्हाट आई सेड, हमारा राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, बी के साथ पेयरिंग जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, ए के साथ पेयरिंग जाएगी। तो लेट अस अरेंज इन सच अ वे दैट हमें ये दोनों सेम मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे लेट अस से ये हमारा A1 है, इंडेक्स क्या है 1 और ये A है, राइट। A1 is 0, let us compare with A2 is 0 1, A3 is 1, right? So what I can do is I can pair it. Let us pair it as, इसको pair करते हैं 1 2 3 के फॉर्मेट में, A1 फिर A2 फिर A3, ठीक है। तो क्या मिलेगा 0 0 1 1 0 0 1 1। मैंने क्या कर दिया, where is the marker, it's okay, 0 0 1 1 हमने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। सेम सीक्वेंस में लेट अस मर्ज बी आल्सो, तो 0 1 1 0 अलग है, दैट इज नॉट सिमिलर, राइट। 0 0 1 1 2 0 फिर 2 1, यहाँ पे देखो 0 1 1 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरे ये इंडेक्स पेयरिंग के साथ मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। लेट अस चेंज इट। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिया है, 1 लेते हैं, 1 लेंगे, फिर 3 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 1 0 1, राइट। सेम 1 लेते हैं 0 1, अगेन 3 लेते हैं 0 and 1। अब आपको सेम दिखाई दिया है ना। अब देखो अगर मैं A1 A3 A2 और B1 B3 B2 को कंबाइन कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग सेम स्ट्रिंग। that is what post correspondence problem says us, कि अगर मैं ये sort of pairing करूँ 1 3 2 की pairing करूँ तो I am able to solve my problem, my problem gets solved very easily, simple, इतना ही था इसके अंदर। pairing करनी है, concatenate, pairing को concatenation कहते हैं। तो इसकी थियोरी देख लो एक बार, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट नोट, इंडाइसिस कैन बी रिपीटेड, हाँ ये आप कर सकते हो। इंडाइसिस जो है हमारे, जो हम इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3, इट कैन बी रिपीटेड। आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, A1 A2 A3 A1 ऐसा वापस भी ले सकते हो, ठीक है। द सीक्वेंस मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ये तो सबसे बेसिक है भाई, सीक्वेंस तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। Solution exists if the concatenation of the chosen string from A equals to concatenation of B। मतलब अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, दैट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है या नहीं वो देख रहे हो आप लोग, तो अगर हम ये चीज शो कर पाए कि कंकैटिनेशन करने के बाद इक्वल आ गया, दैट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं आया दैट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और कोई चीज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है दैट मीन्स इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, दैट इज अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, है ना, कंप्यूटेशनली नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे पीसीपी इंपॉर्टेंस क्या है, अनडिसाइडेबिलिटी को क्या करता है हम लोग चेक कर सकते हैं। पीसीपी दैट इज पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल ओवर अल्फाबेट ऑफ साइज ग्रेटर देन 2। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइज किसकी आ गई ग्रेटर देन 2 आ गई, पहले ही वो बता देते हैं कि भाई साहब हो गया एक सॉल्व। रिडक्शन टूल ऑफन यूज्ड टू प्रूव ओवर प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल, दैट इज एम्बिग्विटी ऑफ CFG। हमें पता है एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, सेम ट्रीज जनरेट हो रही है ना। CFG इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एम्प्टीनेस ऑफ इंटरसेक्शन इन CFL, एम्प्टीनेस हमें पता ही है, हम लोग जब क्लोजनेस एंड डिसीजंस देखते हैं उसके अंदर। connection to Turing machine can simulate computation step of Turing machine। हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन की जो स्टेप्स है उसे क्या करते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएंट्स होते हैं, मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, द सीक्वेंस मस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइल। हमेशा जब आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो फर्स्ट टाइल मतलब कि I1 जो है आपका फर्स्ट इंडेक्स जो भी आने वाला है A एंड B का, उसी को लेके आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद इट इज आल्सो अनडिसाइडेबल, ओके। PCP ओवर unary alphabet, PCP is decidable if the alphabet has only one symbol। अब मेरे पास अगर कोई अल्फाबेट है, ठीक है, अगर उसके अंदर एक ही सिंबल है दैट इज 0 ही है, सिंबल्स पता है ना हमें, स्मॉलेस्ट यूनिट, अल्फाबेट मतलब कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, राइट। तो अगर एक ही है तो भाई साहब वो पहले ही बोल देता है कि यूनरी अल्फाबेट एक ही है ना, तो यूनरी अल्फाबेट के होने की वजह से सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट इज अ डिसाइडेबल, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 2 तो नहीं करता है,
नहीं कर पाता वो सॉल्व उसे, अब बता देता है पहले कि वो अनडिसाइडेबल है। बट अगर इक्वल्स टू 2 है, जैसे 0 1 या ए बी, ऐसी कोई चीज़ें आ रही है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कॉम्बिनेशंस लगा के, कंकैटिनेशंस लगा के, ठीक है। अब ये वाला चीज़ हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज क्लास पी, क्लास एन पी हार्डनेस, क्लास एन पी कंप्लीट, एंड 2 प्रॉब्लम्स या 2 अल्गोरिदम्स जो आप हमेशा एओए में भी करते आए हो, यहाँ पे भी करोगे। बेसिकली क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। सो लेट अस सॉल्व दैट थिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।